Assalamu alaikum class. So today we are going to discuss chapter 5 research design. रिसर्च डिजाइन को अगर हम सिंपली समझना चाहें तो ये बेसिकली जैसे एक बिल्डिंग, एक मकान हम बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसकी एक बुनियाद रखी जाती है, या जैसे इंटरनेशनली बुनियाद के बाद एक फाउंडेशन, एक बेसिक उसका ना स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क सेटअप किया जाता है। जैसे नक्शा बनाया जाता है एक किस्म का, या एक स्ट्रक्चर वहां पर, क्योंकि वुड के हाउसेज होते हैं तो पूरा एक स्ट्रक्चर, पहले बेसिक स्कैफोल्डिंग जैसे हमारा बोन्स का स्केलेटन होता है उस तरह का एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया था, और उसके ऊपर फिर उसके सारी वर्किंग होती है और लेयर्स लगती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से या हमारे यहाँ भी जैसे हम एक पूरी स्कैफोल्ड लगाते हैं, अगर हमने छत भी डालनी है तो पूरी एक स्कैफोल्ड लगेगी, पूरा उसके नीचे एक अरेंजमेंट होगा, तो उसके बाद ही शटरिंग के बाद ही छत डलेगी। तो उस तरह का एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है रिसर्च डिजाइन टू हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस रिसर्च। ठीक है, सो रिसर्च डिजाइन प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट. It specifies the details of the methods and procedures necessary for collecting and analyzing data for the project. It is a set of advanced decisions that make up the master plan for collection and analysis of the data. जैसे एक नक्शा होता है, उसके ऊपर ही आपको घर बनाना, क्योंकि आपको नहीं पता तो आप कहाँ पर स्टार्ट करेंगे बनाना. So to develop a research design is important as it solves the time, as it saves the time and money of the researcher. Because अगर हम एक बार नहीं ये बनाते, उसके बाद रिसर्च करते और पता चले ओहो ये तो गलती होगी, ये चीज तो हमने करनी थी, या हमारे पास गलत सैंपल आ गया, या हमने डाटा सही से कलेक्ट नहीं किया, तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट होगी, हमारा सारा पैसा वेस्ट हो गया, हमारा सारा टाइम वेस्ट हो गया. तो हमें नए सिरे से वो काम शुरू करना पड़ेगा. इसीलिए ये पहले बना लेना जरूरी है कि रिसर्च डिजाइन हमारे पास पहले से अवेलेबल हो. When we make advanced thinking and make necessary decisions as to how to collect information and analyze it, this result into efficiency and economy. Research design serves the researcher as a blueprint serves a builder. It is just like an architectural plan. जैसे बताया कि एक नक्शा होता है, तो बिल्डर को पता होता है कि इस नक्शे को ही मैंने फॉलो करना है. वो पहले कुछ और कर दे, उसके बाद आप देखेंगे ओहो यहाँ तो ये नहीं बनाना था, कुछ और बनाना था. सो यू नीड अ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्लान. यहाँ पर भी यही बात है कि अगर तो आपने डाटा गलत कलेक्ट कर लिया, या आपने डाटा कलेक्ट कर लिया और बाद में आपने एनालिसिस के टूल्स के बारे में सोचा, बाद में चला ओहो ये जिस टूल से हमने एनालाइज करना था उसके ऊपर तो ये डाटा यूज ही नहीं हो सकता, देन इट इज यूजलेस, एवरीथिंग विल गो टू वेस्ट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, क्योंकि रिसर्च डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रिसर्च डिजाइन बनाया जाएगा. ठीक है, तो उसके रिसर्च डिजाइन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. रिसर्च डिजाइन में भी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या है? बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन अगर हम कहें तो एक प्रॉब्लम है आपके पास, एक इशू है, और उसको आप ना समझना चाह रहे हैं, उसके अंदर मतलब ढूंढना चाह रहे हैं कि वजह क्या है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, या कोई एक चीज है वो वैसे क्यों हो रही है. उसकी कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक मतलब जो पहले आपको नहीं पता वो चीज उसके बारे में जानना, न्यू इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये फिनोमिना क्या है. तो हम बेसिकली देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, क्यों ये चीज होती है. कोई जिस भी प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी टर्म्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये जो क्या क्या इसके अंदर होता है. उसके अलावा हम उसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई ही ऐसा होता भी है, इसी चीज की वजह से ये चीज होती है, या किसी और चीज की वजह से ये चीज हो रही है. सो आगे हम इसके एग्जांपल से सेट भी कर देते हैं, आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज टू प्रोवाइड इनसाइट्स एंड कंप्रीहेंशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेट सिचुएशन दैट कन्फ्रंट्स द रिसर्चर. In this design, we obtain background information, define terms to clarify the problems and hypotheses, and establish research objectives. It is unstructured and informal research. It is unstructured in the sense that it does not have a formalized set of objectives, sample plan, or questionnaire. It is usually conducted at the onset of a research project and aims to know much about the problem. It needs additional information or desires new or more recent information about the problem. It may generate possible hypothesis to test. अब अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो हम जानना चाहते हैं कि लोग एक सर्टेन तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, लोग नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हुए क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं, कि वो अब किस तरह के बिहेवियर्स होते हैं लोगों के. हमें पता ही नहीं है कि लोगों के बिहेवियर किस तरह के होते हैं, लेट्स सपोज. ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुन के. तो फिर हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, पता करते हैं. अच्छा, फिर हम इसके अंदर बेसिकली, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं बेसिक के बारे में, कुछ किसी ने पहले इसके ऊपर काम नहीं किया, लेट्स सपोज,
तो हम अब इसके अंदर कुछ जानते ही नहीं, तो हम फिर इसके अंदर कोई बिल्ट इन क्वेश्चनर, ये कोई पुराना क्वेश्चनर, ये पुराना मॉडल टेस्ट नहीं कर सकते। हम मार्केट में जाएंगे, लोगों से इंटरव्यूज कर सकते हैं, हम इन डेप्थ फोकस ग्रुप कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स के थ्रू हम बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर की इंफॉर्मेशन ज्यादातर लेते हैं इसके अंदर, जहां हम ये एनालाइज करते हैं उससे कि अच्छा इसमें ये वजह है। तो इस तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि लेट्स सपोज जी कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ लेट अडॉप्टर्स होते हैं। इसी तरह से ये कि जी सर्टेन फैक्टर्स हैं, कोई एज या और चीजें हैं जिसकी वजह से ये इनके डिसीजन इफेक्ट होता है। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, जहां पर हम चीजें एक्सप्लोर करें, किसी नए फिनोमिना को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी किसी मॉडल को टेस्ट किए हुए को, पिछले बनाए हुए को किसी ने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ, उसको फर्दर हम स्टडी नहीं करते। यहाँ हम एक नया फिनोमिना एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है। जैसे कि आपने कभी अगर सुना हो तो डबल रेनबो आपने कभी अगर सुनी हो, तो एक रेनबो आती है, उसके नीचे एक इन्वर्टेड रेनबो होती है। तो साइंटिस्ट ये कैसे हो सकता है, ये क्यों होता है, इसकी वजह के पहले रेनबो का वजह ढूंढी गई। जब शुरू में लोगों ने रेनबो देखी, ये क्या हो रहा है, ये आसमान में कैसे बनती है, अच्छा एक बंदे को नजर आ रही, दूसरे को नजर भी नहीं आ रही, तो कैसे हो रहा है, लोग ये जानना चाहते। तो किसी ने एक्सप्लोर किया, अच्छा ये पानी की रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट के अंदर के ये कलर्स हैं, इस तरह कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। तो आपको पता चला कि ऐसे होता है। फिर जब उसका पता चल गया, अब उसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अब आपने देखा कि ओहो ये तो एक डबल रेनबो बन रही है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, और बिल्कुल अटैच्ड है, साथ अनवर्टेड है दूसरी। ये एक नया फिनोमिना, फिर उसको रिसर्च किया गया। फिर इस तरह से और अगर कोई भी फिनोमिना है दुनिया का, ठीक है, तो उन सब के बारे में इस तरह से स्टडी की जा सकती है कि एक स्टॉर्म थी वो कम थी, एक स्टॉर्म जो थी वो उसी कैटेगरी की थी, लेकिन उसने तबाही ज्यादा मचाई। आखिर ऐसा क्या वजह हुई। ठीक है जी, सुनामी आमतौर पे आते रहते हैं, लेकिन आखिर 2008 वाला था या पता नहीं 2005 वाला था सुनामी, वो इतना डेंजरस क्यों था। वी वुड लाइक टू नो दैट ना, कि ऐसा क्या हुआ कि जिसने उसको इतना ज्यादा डेंजरस बना दिया, ताकि हम फ्यूचर में बच सकें। तो यह एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, आप जानना चाहते हैं इस नए फिनोमिना के बारे में कि ये कैसे काम करता है, इसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। देन कम्स कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। बेसिकली इसके कई नेम हैं, ठीक है, आप इसको और नेम से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी कहा जा सकता है इसको, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। बेसिकली जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमने एक मॉडल बनाया कि इन इन वजहों की वजह से ये चीज होती है, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये काम होता है, ये फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसकी टेस्टिंग को हम करते हैं कि किसी ने बना के बताया कि इस वजह से ये चीज होती है। हमने कहा अच्छा वाकई ऐसा होता है, हमारे केस में भी क्या यही हो रहा है, हम टेस्ट करके देखते हैं। तो इसकी टेस्टिंग को हम कंक्लूसिव या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। So exploratory research is generally followed by the conclusive research. Conclusive research is typically more formal than exploratory research. This is based on large representative samples, and data gathered are quantitatively analyzed. Here are the differences between exploratory and conclusive research. अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चनर यूजुअली हमने बिल्ड किया होता है, हमें पता होता है ना क्या फैक्टर्स हैं, अब उसके ऊपर हम एक क्वेश्चनर बिल्ड कर लेते हैं, हम क्वांटिटेटिव की तरफ ले जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि क्वालिटेटिव काम उसके ऊपर हुआ है, लोगों से हमने पता कर लिया ये रीजन है, रीजन निकल आए हैं। अब उसके बाद हम उसके कई लोगों से बड़े सैंपल से पूछ के देखते हैं कि अच्छा क्या वाकई ये रीजन है भी, इसी वजह से ये चीज होती है, किसी और वजह से हो रही है। सो बेसिकली ये हमारी कंक्लूसिव या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसको जो भी कह लें, ठीक है, दोनों नेम इसके लिए यूज होते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड कंक्लूसिव रिसर्च। नंबर वन, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का है, टू ब्रिंग इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, जबकि कंक्लूसिव रिसर्च का है टू जनरेट टेस्ट एंड स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर हम जो मॉडल है उसके ऊपर एक पूरे स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनाकर उनको टेस्ट करते हैं कि वाकई ऐसा होता भी है या नहीं होता। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सप्लोरेटरी के अंदर एनालिसिस ऑफ प्राइमरी डेटा और क्वालिटेटिव, फ्लेक्सिबल, अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आर लूजली डिफाइंड, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली हर चीज क्वालिटेटिव है ना, हमें हर चीज का एग्जैक्टली पता, उसमें से हमने ढूंढनी होती है अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो हमें इस रिसर्च से हमें हेल्प करेगी इस रिसर्च को अंडरस्टैंड करने में। जबकि क्वांटिटेटिव होती है, जो कंक्लूसिव रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होगी, एनालिसिस ऑफ डाटा इज क्वांटिटेटिव, फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है, क्योंकि क्वेश्चनर बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होगी, और इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिफाइन होती है, और न्यूमेरिकल की तरफ अब ये चली जाती है ज्यादा इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक्सप्लोरेटरी के अंदर सैंपल स्मॉल होता है और नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि अब सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करा होगा, उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर टेस्ट करके देखा कि क्या पता चला। जबकि जब हम इसको कंक्लूसिव के अंदर चले जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव में चले, तो आपको बड़ा सैंपल लेना पड़ता था कि देखिए कि क्या वाकई ये सबके ऊपर जनरलाइज होता है, क्या यही रूल
जैसे सपोज उन्होंने भावलपुर के अंदर 10 एक्सपर्ट से पूछ के एक्सपेरिमेंट किया था और ये मॉडल बनाया था, क्या ये पूरे पाकिस्तान पे जनरलाइज हो सकता है, क्या ये पूरे वर्ल्ड पे जनरलाइज? तो बड़ा सैंपल लिया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पूरी पॉपुलेशन का जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि वो सैंपल के अंदर उस पॉपुलेशन के हर मिलते, जो भी उस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, उन सबके कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि वाकई ही ये जो डाटा है ये सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कंक्लूजन जो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, ये टेंटेटिव होता है, इट्स नॉट फाइनल, बिकॉज आपने मॉडल को कभी टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस बना के, आप कभी नहीं भी करते। आमतौर पे नहीं किया जाता, एक मॉडल बना के प्रेजेंट कर दिया जाता है और उसको बाद में कंक्लूसिव रिसर्च वाले या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वाले उस मॉडल को यूज करके फाइनल उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि वाकई ही ये वेरिएबल्स काम करते हैं या नहीं करते। देन कम्स आउटकम। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की आउटकम होती है फॉलोड बाय कंक्लूसिव और फर्दर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसके अंदर एक मॉडल आप प्रेजेंट कर देते हैं, या तो कहते हैं ये कंक्लूसिव है, हमने इसको टेस्ट करके देख लिया, ये बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है। जैसे कि ग्रेविटी के लॉज हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी के लॉज है, न्यूटन के लॉज हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट किए गए, पता चला ठीक है, तो हाँ उनको लॉज बना दिया गया, ठीक है। अगेन उसके ऊपर फर्दर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हुई होगी, या इसको फिर फर्दर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए मॉडल बनाकर प्रेजेंट कर दिया जाता है। और फाइनली फिर कंक्लूसिव रिसर्च के अंदर उसकी फाइंडिंग्स को जो है वो एक्चुअली पुट किया जाता है कि ये इनपुट होगी तो ये डिसीजन मेकिंग होगी इसकी वजह से। तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के अंदर इनपुट के तौर के ऊपर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं कंक्लूसिव रिसर्च के, वो यूज किए जाते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की क्यों जाती है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मे बी पुट टू यूज इन लाइक अ वास्ट नंबर ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, किसी भी चीज का कॉज फाइंड करना इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ऐसा क्यों हो रहा है किसी चीज के अंदर भी, वो एक्सप्लोरेटरी है। हर फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड के अंदर ये नई बीमारी है, ऐसे क्यों कर रही है? अच्छा ये कोविड आया तो कोविड किस तरह से बॉडी को इफेक्ट करता है, ये क्या ऐसे करती है, ऐसे क्यों लोगों के अंदर लॉन्ग कोविड क्यों होता है, इस तरह से क्यों होता है, बीमारियां इस तरह स्प्रेड क्यों होती हैं, वैक्सीन किस तरह काम करती है। किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने को एक्सप्लोरेटरी से तो बहुत पर्पस हो सकते हैं किसी एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। नंबर वन, अगर हम देखें, सबसे पहला किस लिए किया जाता है? गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि हम जाने कि इसके पीछे की ऐसी बैकग्राउंड क्या, क्यों ये चीज हुई, कैसे हुई, किस तरह डेवलप हुई। So when the researcher does not have enough understanding of the situation and very little is known about the problem, exploratory research may be undertaken. Much needed background information is collected through exploratory research. For example, in a marketing problem, insights can be gained in brands, sales territories of the firm and so on. तो जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसके बारे में फर्दर, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं इसकी सेल्स किस तरह की होगी, कस्टमर को ये चीज चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी, किस तरह के कस्टमर को ये चीज चाहिए होगी, तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, इसलिए हम इसकी मार्केट के रिसर्च करेंगे कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाएगी। अच्छा इस तरह के कस्टमर को ये चीज पसंद होती है, ये ब्रांड किस तरह की, ब्रांडेड होगी नहीं ब्रांडेड करनी चाहिए, सेल किस तरह से जाएंगी, टेरिटरीज किस तरह से बनेंगी, एवरीथिंग। और फिर अगेन एक रीजन ये भी है कि प्रिसीजन एंड क्लैरिटी इन द प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को जरा प्रिसाइजली और क्लियरली डिफाइन करें कि मसला क्या है एक्चुअली जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज हेल्पफुल इन डिफाइनिंग द रिसर्च मोर क्लियरली कि अच्छा ये मसला था जिसको हमने एक्चुअली स्टडी करना है। देन डेवलप हाइपोथेसिस, ठीक है, कि हमने हाइपोथेसिस, तो उसके लिए पहले पता तो हो कि क्या चीज है, किस तरह से कौन से वेरिएबल्स रिस्पॉन्सिबल है, तभी उनके पर हाइपोथेसिस डेवलप होंगे ना। सो हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव स्टेटमेंट्स व्हिच आर टू बी टेस्टेड येट दे डिस्क्राइब speculative relationships between two or more variables. In exploratory research, we find out the variables before we hypothesize the relationship. तो हम पहले वेरिएबल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ढूंढते हैं और फिर उसके हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं। और फिर इसके अंदर हम रिसर्च प्रायोरिटीज भी एस्टैब्लिश करते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द प्रायोरिटीज ऑफ टॉपिक्स टू रिसर्च. For example, on the basis of customer complaints, the products may be identified which need more attention of the management. ठीक है, तो कस्टमर कंप्लेंट बेस हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर अभी हमें और काम करने की जरूरत है। देन टू डिफाइन टर्म्स, कि क्या टर्मिनोलॉजी है उसको डिफाइन करने के लिए भी ये काम आती है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च विल क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स एंड एज सच कैन हेल्प इन डिटरमिनिंग टर्म्स, फॉर एग्जांपल स्टोर इमेज, customer satisfaction. It also reveals how to measure these concepts. बिकॉज हमने तो कहा जी कि स्टोर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मतलब पहले तो ये स्टोर की रेपुटेशन, स्टोर की लुक या जो भी चीज है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने कहा कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, रीसेल नहीं होगी, जो भी और रीजन है कि बार बार सेल परचेज करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन क्या है कस्टमर सेटिस्फेक्शन? हाउ डू वी डिफाइन इट? व्हाट इज स्टोर इमेज?
इसको कैसे डिफाइन करें? कस्टमर लॉयल्टी क्या है, किस तरह डिफाइन करें? हमें नहीं पता, हमने इसको भी ढूंढना है, इस टर्म को डिफाइन करना है। और ये भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के सेटिस्फेक्शन में ये सब कुछ आता है, लॉयल्टी में ये आता है, मार्केट शेयर में ये आता है, स्टोर इमेज के अंदर ये आता है। ठीक है, तो वो उस टर्म को डिफाइन करना, उसके सब वेरिएबल के, इसको मैयर करने के लिए क्या क्या चीजें इसको मैयर कर सकती हैं, उनको डिफाइन करने के लिए भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च काम आती है। मूविंग ऑन, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब हम ये देख रहे हैं कि आखिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी है तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं, उसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जा सकती है। Again, a variety of methods can be used to conduct exploratory research. These include review of literature and other secondary data. ठीक है, कि सेकेंडरी डेटा को देखते हुए, लिटरेचर रिव्यू करते हुए हम आइडेंटिफाई कर लें, या फोकस ग्रुप कर सकते हैं हम, या इन डेप्थ इंटरव्यूज किए जा सकते हैं, या एक्सपीरियंस सर्वे किया जा सकता है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, लेट अस एग्जामिन दीज मेथड्स इन डिटेल नाउ। सेकेंडरी डेटा का एनालिसिस किस तरह किया जाता है? Search and analysis of secondary data is often the core of exploratory research. हम वैसे किसी भी रिसर्च के अंदर ये यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च दोनों के अंदर, क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू तो दोनों में करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि पहले ये देख लें कि हम कोई री इन्वेंट दी व्हील करने वाला काम ना शुरू कर दें। मतलब जी कि व्हील एक बना हुआ है ना, हमें पता व्हील ऐसे नहीं जी, हम नया व्हील बनाएंगे कोई। अच्छा जी, बनाना शुरू किया, किस शेप का व्हील सबसे एफिशिएंट होगा? ले जी, हमने बनाया जी एक स्क्वायर व्हील, वो तो नहीं चलेगा, डेफिनेटली वो बड़ी एफर्ट लेगा, बड़ा मुश्किल से चलेगा, झटके लगेंगे। हमने एक बार स्क्वायर व्हील को टर्न करते हुए देखा कि वो टूट गया, तो उसका ट्रायंगल बन गया, तो वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, स्क्वायर से बेहतर चलता है, लेकिन उसमें झटके और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मसला हो गया। तो हमने देखा कि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कम करने से बेनिफिट हो रहा होगा, तो हमने एक कॉर्नर और कम करने की कोशिश की कि कॉर्नर जरा जो है ना बढ़ाए जाए इसके। ठीक है, स्क्वायर से हमने उसको जरा पेंटागन किया, पेंटागन से और बढ़ाया, बेसिकली कॉर्नर जितने बढ़ते जाएंगे उसके, ठीक है ना, कि एक साइड के ऊपर जो था वो ट्रायंगुलर कट आ गया, तो वो देखा कि एक, क्योंकि साइड के ऊपर जो स्क्वायर का एज था वो जब टूटा है तो वहां पर अब दो एज बन गए हैं, तो ज्यादा इजीली टर्न हो जाता है। हम करते गए, हम ये काम करते गए, हमने देखा कि यार ये तो आसान है, ये किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरह से हमने जब एजेस बनाए तो पता चला कि पूरे ज्यादा से ज्यादा जितने 10 एजेस, 20 एजेस, 50 एजेस, 100 एजेस, फिर देखे जितने बढ़ते जाएंगे उतना तो वापस सर्कल पे पहुंचे ना हम। सो वी शुड नॉट डू दैट। हमें जब पता है कि एक बना हुआ है जी रोल, गोल चीज, वुड को अगर रोल करें बड़ा इजी हो जाती है, गोल चीज अच्छा चलते हो, बस ठीक है, फैंटास्टिक, व्हाई नॉट यूज इट। तो पहले हम हमेशा रिसर्च करते हैं ये देखने के लिए कि हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है वहां से, जो ऑलरेडी हमारा लिटरेचर है वो क्या बता रहा है। हम कोई चीज रीडिस्कवर ना करते हैं बिला वजह बैठ के, जब पहले से किसी ने एक चीज लिखी हुई है कि ये ऐसे ही होता है, तो हम क्यों उसके ऊपर दोबारा काम करें, हम कोई नई चीज के बारे में सोचेंगे ना। ठीक है, search and analysis of secondary data is often the core of exploratory research. As we know, secondary data is in the form of published and electronic material, so the researcher should consult libraries and browse internet. The researcher may also use online and offline databases for his or her research. And again, कोई भी अकेले कुल नहीं होता, किसी को हर चीज का नॉलेज नहीं है, हर इंसान हर चीज का नॉलेज रख ही नहीं सकता। इवन बीइंग अ पीएचडी, आप समझते हैं आप अपने फील्ड के अंदर अथॉरिटी, आप उसके अंदर भी अथॉरिटी नहीं होते। इसके अंदर इतनी वास्टनेस है आज दुनिया के नॉलेज के अंदर, यू कैन नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट एनीथिंग। ठीक है, सो इसलिए पढ़ना, दूसरी डेटाबेसेस को, दूसरों के ओपिनियंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि आप सही डिसीजंस कर सकें। मूविंग ऑन टू फोकस ग्रुप्स, हम फोकस ग्रुप शुरू करते हैं, या क्या चीज है फोकस ग्रुप? again, it is an you can say, लेट्स सपोज इंटरव्यू ही एक किस्म का, ठीक है, लेकिन फोकस ग्रुप के अंदर ये होता है कि आप ना एक इंटरव्यूअर है और वो बड़ा ट्रेंड है, वो बेसिकली इंटरव्यूअर से ज्यादा एक मॉडरेटर होता है, वो पूरी सिचुएशन को मॉडरेट कर होता है, और वो उसका पर्पस क्या होता है? फोकस ग्रुप में आप एक्सपर्ट्स को कुछ को बिठा देते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, लोकल, अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा यू वांट। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स होगा, किसी केस में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, किसी केस के अंदर जनरल पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, अब उनको किसी एक टॉपिक को देकर आप डिस्कशन शुरू करवा देंगे, यार इसके ऊपर बोलो, जरा इसके बारे में बताओ, क्या तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम्हारा क्या अगर तो वो डेविएट करें अपने जो उन्होंने, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि अगर वो डेविएट करें अपने मतलब के टॉपिक से,
किसी और टॉपिक की तरफ जा रहे हो, तो मॉडरेटर का काम यह है कि उसको अपने टॉपिक पे रखे। मतलब वो बात चलते चलते किसी और तरफ निकल पड़ी, तो मॉडरेटर का काम है हम जिस टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं ना, उनको वापस उस टॉपिक पे ले आए। मॉडरेटर उनको उस टॉपिक पे घुमाता रहता है जब तक उसके बारे में इन डेप्थ बातें निकल के नहीं आती। आप कभी और करें, आप दोस्त आपस में बैठ जाए और किसी के टॉपिक के बारे में, मुश्किल के बारे में आपस में यार तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, वो बात अगर उसी के ऊपर चलती रहेगी ना, उसके बारे में इन डेप्थ अच्छा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, निकाल के आएंगी चीजें, जिसको फिर बाद में इंटरव्यू स्टडी करके, वो जो मॉडरेटर होता है स्टडी करके उसमें से चीजें निकालता है, रिसर्चर निकालता है कि इसमें ये नई बात पता चली है हमें, जो हमें पहले नहीं पता थी। ठीक है। So it is an increasingly popular method of gathering data for exploratory research. Focus group is an interview conducted by a trained moderator through spontaneous, unstructured discussions with a small group of respondents. Again, group of respondents छोटा होता है और small unstructured interview होता है। इसके अंदर कोई structured question नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये। आप एक टॉपिक फ्लोट कर देते हैं और उनको फिर उसके ऊपर ही घुमाते रहते हैं बार बार कि इसी के ऊपर बोलते रहो, इसी के ऊपर ढूंढो, इसके अंदर और घुसो, जिसे हम कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, ताकि हमें पता चले उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है जिससे वो चीज डिराइव हो रही है। ठीक है। Although the focus group technique encourages openness, yet it is focused. बड़ी फोकस होती है। ओपननेस तो है कि जी एक टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर कर, कोई कहीं पर भी कोई बात जा सकती है, किसी तरफ भी निकल सकती है, लेकिन वो मॉडरेटर इसीलिए बैठा है ताकि वो बिल्कुल फोकस्ड रखे डिस्कशन को उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। And we will discuss focus group method in detail later on in this section. Moving on, expert or experience survey. अगेन ये जो नाम ही बता रहा है आपको कि एक्सपर्ट्स के थ्रू हम सर्वे करते हैं। ठीक है। नॉलेजेबल पर्सन को लेते हैं जो उस टॉपिक के बारे में नॉलेज रखता हो। ठीक है। It refers to gathering information from the expert and knowledgeable person with regard to topic of research. It is an unstructured personal interview aiming to know the problems and difficulties related to the research problem, focus, forecasting, demand, etc. ठीक है। Experts or experienced people in this survey may be chosen on the basis of judgment or convenience of the researcher, anything. They don't have to be a representative sample. ठीक है। अगेन बिकॉज आप बस एक्सपर्ट्स को अपने हिसाब से एक्सपर्ट देखते हैं और उससे फिर उस चीज के बारे में डाटा ले लेते हैं कि यार ये बंदा इस चीज का एक्सपर्ट लग रहा है तो इससे इसके ऊपर डाटा कलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है। तो इस तरह से उसके ऊपर डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। जो डेप्थ इंटरव्यूज हैं इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली ये भी एक सिंगल पर्सन से, जैसे कि हमने फोकस ग्रुप में किया था, इन डेप्थ बात पूरे ग्रुप में घूमते हुए आ रही थी, यहाँ अब एक सिंगल इंटरव्यू से हम जो है ना डाटा लेते हैं इन डेप्थ ऑन अ टॉपिक। ठीक है। 1-to-1 होता है ये इंटरव्यू। ठीक है। और ये हाईली स्किल्ड इंटरव्यूअर जो होता है वो ले रहा होता है, क्योंकि वो आपके ना बात से और बातें निकालेगा। अगेन अनस्ट्रक्चर्ड होगा, लेकिन उसने बेसिकली हर चीज की एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, कि आपका बिलीफ क्या है, आपकी मोटिवेशंस क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या है उस बंदे की, उसके बारे में बिल्कुल इन डेप्थ में ले जाता है उस इंटरव्यू को। ठीक है। सो डेप्थ इंटरव्यू इज एन इंटरव्यू विद अ सिंगल पर्सन, that is one-on-one. It is conducted by a highly skilled interviewer and it uncovers the attitudes, benefits, motivations, and feelings of the respondents about the topic. There is free exchange of information between the researcher and the respondent, unlike a focus group where the effort is made to keep the discussion focused. यहाँ वो क्योंकि फ्री एक्सचेंज हो रही होती है इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो इसको वो फ्री चलाता है। It is more expensive than focus group because such an interview is conducted with singular person instead of a group. It may be employed in special problem situations such as probing of the respondents, understanding of complicated behaviors, product consumption expense, information about sensitive, embarrassing or confidential topics जो personal finance हो सकता है, lost dentures हो सकते हैं, loose dentures, कोई भी ऐसी बात जो लोग छुपाना चाहते हो। ठीक है। या अक्सर ये किस केस में होता है डेप्थ इंटरव्यू जो मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है जब जैसे कि ये क्रैश की इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे कि ट्रेन क्रैश इंटरनेशनली कभी हो जाए या एयर क्रैश कभी हो जाए,
तो पायलट जो होता है या जो भी उस वक्त कंट्रोल टावर के ऊपर जो बैठा होगा या जो भी और उस वक्त उसके कम्युनिकेशन में होगा, उससे इन डेप्थ इंटरव्यू लेके पूरी डिटेल कि क्या हुआ, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ताकि पूरी सिचुएशन बनाई जा सके कि आखिर ये डिजास्टर कैसे हुआ। इसी तरह से इंटरव्यू विद प्रोफेशनल पीपल, इंटरव्यू विद कंपेटिटर्स फॉर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी लिया जा सकता है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। Borrowed from the field of clinical psychology, projective techniques are indirect focus of questioning that seek to explore the hidden motives for buying goods or services. These techniques encourage the respondent to project themselves and share his understanding, beliefs, attitudes, or feelings about the issue of research. In projective techniques, respondents are asked to interpret the behavior of others rather than describe their own behavior. क्योंकि अक्सर आपसे मैं पूछूंगा ना, यार आप झूठ बोलते हो, आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो झूठ, मैं तो बड़ा ईमानदार बंदा हूं। यार आपने कभी किसी के साथ चीटिंग की है? नहीं भाई मैं तो बड़ा किसी कभी जिंदगी में चीटिंग नहीं की। लेकिन हाँ, कभी किसी ने आपके साथ चीटिंग की है? हाँ यार मैं तो इतनी बार चीटिंग, लोग बड़े चीटर हैं, या फिर लोग मेरे से बहुत झूठ बोलते हैं, लोग बैक बाइटिंग करते हैं, वट एवर जो भी है। जब बिहेवियरल बातें आती है ना, क्या आप सही तरह से मशीन इस्तेमाल करते हैं जैसे इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है? जी जी बिल्कुल सही तरह, जैसे इन्होंने लिखा वैसे। वो जो आपका कलीग है वो सही इस्तेमाल करता है? नहीं नहीं, वो तो जब देखिए इसको इस तरह चलाना हो तो इस तरह चला रहा होता है, वो इस तरह करता है, वो मशीन खराब कर देगा। सो जब आप किसी से किसी और के बारे में पूछते हैं, वो बता रहा होता है जो वो खुद करता है, और ये सोचे बगैर कि वो अपने बारे में बता रहा है। उसको लगता है मैं उसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअली अपना बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहा होता है। ये साइकोलॉजी की एक टेक्निक है, और ये बड़ी कॉमन है, ये हम भी यूज करते हैं रिसर्च के अंदर। जब हमने कोई ऐसी बात पूछनी हो ना जिसका हमें पता है कि वो सही नहीं बताएगा इन्फॉर्मेशन, तब हमसे पूछे क्या आपको लगता है और ऐसा करते, तो वो हमें उसके बारे में अपना बिहेवियर बता देता है एक्चुअली, ठीक है। In doing so, respondents indirectly project their own needs, motives, attitudes, and values. Respondents are given ambiguous situations to interpret, and by interpreting the situations, they project themselves. Projective techniques are classified as word association, sentence completion, construction, and expressive techniques. Let's see these techniques are, ठीक है, ये techniques हैं, इनको जरा डिटेल में देख लेते हैं। So, एक टेक्निक है वर्ड एसोसिएशन। In this technique, a respondent is presented a list of words. He, she is asked the first word, then comes to his mind, क्योंकि वो जब एनालाइज कर रहा है तो कोई भी चीज तो उससे कहते इसके बारे में पहला वर्ड जो आपको माइंड में आपने बताना है। तो तेज तेज तो उसको सोचने का वक्त नहीं मिलता, वो अपने बिहेवियर डिस्क्राइब कर जाता है उसके अंदर, तो ये अपनी थिंकिंग बता जाता है उसके अंदर। दिस इज यूज्ड टू पार्किंग विच स्टोर नेम, इकोनॉमी स्टोर, या स्ट्रेंथ सीमेंट, या टेस्ट फॉर टी या जूस, या लोकेशन, तो वो भी आ जाएगी कि जो XYZ रेस्टोरेंट, या जैसे इस तरह से फ्रेश बोला गया तो उसने कहा जी बेकरी फ्रेश होती है, तो जो उसके माइंड में पहली चीज आएगी वो उसके बारे में बताएगा। देन कम्स सेंटेंस कंप्लीशन। आप हाफ इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दो, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। सो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर गिवन एंड रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू कंप्लीट देम। अ पर्सन हु शॉप्स एट पेस इज डैश। अब उसके बारे में बताएगा जी यहाँ पर रिच होता है, गरीब होता है, या इंटेलिजेंट होता है, या वट एवर जो बताना चाहता है, ठीक है। यंग होता है, ओल्ड होता है। समवन हु ड्रिंक्स पैकेज जूस इज हेल्थ कॉन्शियस और वट एवर, या नॉट हेल्थ कॉन्शियस। इसी तरह से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल इज मोस्ट लाइक्ड बाय XYZ dignitaries और like anybody, okay, जो उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है उसके माइंड में। When I think of shopping in a store, I think of इकोनॉमिक्स, कितना इकोनॉमिकल है ये, या फिर कितना क्वालिटी वाइज अच्छा है, या वट एवर, वो बेनिफिट्स मुझे किस तरह के देते हैं, या उसकी सर्विस किस तरह की है, ठीक है। टी इज गुड टू ड्रिंक व्हेन, ओके, तो अगेन उससे पूछा जा सकता है इसके बारे में। स्टोरी कंप्लीशन इज अ वेरिएशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। पार्ट ऑफ द स्टोरी इज गिवन टू द रिस्पोंडेंट एंड ही कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ इट। इन डूइंग सो ही और शी प्रोजेक्ट्स हिज परसेप्शंस अबाउट द एनवायरनमेंट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम स्टोरी कंप्लीट करो, तो अपने बारे में पूरी बता देते हैं। आधी स्टोरी इसी तरह से दी जाती है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। In this technique, the respondent is required to construct a response in the form of a dialogue, description of or story. In picture response, the respondent is given a picture and asked to describe it. It has its roots in the thematic appreciation test, जिसे TAT कहा जाता है, where series of pictures were given to the respondents and they were asked to construct a story. Sometimes
cartoon characters are shown in a specific situation related to the problem, and the respondents are asked as to what a character is saying in response to the other's comment. It is also called balloon test. For example, इसकी एग्जांपल भी दे सकती है. अब अगर हम इसके ऊपर आए एक्सप्रेसिव टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है. व्हाट इज एन एक्सप्रेसिव टेक्निक? In expressive technique, the respondent is presented with some visual or verbal situation and asked to relate the feelings and attitudes of other people in this situation. ठीक है. रोल प्लेइंग हो सकती है, थर्ड पर्सन आप बनाया जा सकते हैं उस के अंदर, टेक्निक के अंदर. ठीक है. इसको रोल प्लेइंग टेक्निक की थर्ड पर्सन टेक्निक इसलिए कहा जाता है, और यूजुअली यूज्ड इन दिस कैटेगरी. In role playing, these respondents are asked to play the role and assume the behavior of someone else. ठीक है, कि आप ये बन जाएं और इसके हिसाब से बताएं. ठीक है. As such, they project their own feelings in this role. In third person technique, the question about a third person like friend, neighbor, etc. asked, and when the respondent is describing the behavior of that person, he or she is projecting himself or herself. इसी तरह से फोकस ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं. फोकस ग्रुप इंटरव्यूज के अंदर, एज वी नो, अ फोकस ग्रुप इंटरव्यू इज अ डिस्कशन लेड बाय अ ट्रेन्ड person called a moderator. The focus group brings insights by talking to the representatives of the target market. It also brings unexpected findings which emanate from free flowing ideas of the group. क्योंकि वो एक दूसरे के आइडियाज देख रहे थे, अच्छा ये भी हो सकता है इसके अंदर, फिर तो ये भी होगा, तो नए नए आइडियाज निकल के आते हैं. That is, it's very useful. This is one way that the marketer gets in touch with the target market. ठीक है. Objectives of focus group क्या होते हैं? So what are the objectives of focus group? Among others, there are four main objectives of the focus group interview. ठीक है. These are, number one, to generate ideas. पहली चीज इसका पर्पस है कि आइडियाज जनरेट करें, न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, यूज ऑफ द प्रोडक्ट या उसकी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड. इसी तरह से टू अंडरस्टैंड कस्टमर या कंज्यूमर वोकैबुलरी एंड स्टे up to date about the words and phrases that consumer uses about the product and its use. It helps in problem definition. यहाँ से to reveal consumer needs. ठीक है, कि consumer needs जो होती हैं उनके बारे के अंदर पता करने के लिए उनके attitudes, उनकी perceptions, motives on the product and its use. This will subsequently help to create objectives for the research or to understand findings from quantitative studies. Focus groups become an instrument for the researcher to comprehend and interpret the findings of the survey. Okay, तो उसके पर आप ज्यादा डिटेल में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ग्रुप. फोकस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? यूजुअली जिसका साइज होता है 8 to 12 पीपल का होता है. कंपोजिशन जो होती है वो ग्रुप की वो होती है प्री स्क्रीन्ड, होमोजीनियस, प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर पार्टिसिपेशन. और इसके अलावा मॉडरेटर जो होगा वो हमेशा ट्रेन्ड होगा, हैविंग गुड इंटरपर्सनल एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स. इसके अलावा ड्यूरेशन तकरीबन 1 से 3 घंटे ही रखी जाती है, इससे ज्यादा नहीं रखी जाती. फिजिकल अरेंजमेंट जो होती है वो इनफॉर्मल हो सकती है, रिलैक्स्ड हो सकती है, क्योंकि ये फॉर्मल चीज नहीं है ना. इसके अंदर आप फॉर्मल करने तो चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी, वो आइडियाज उस तरह से लोग शेयर ही नहीं करेंगे जैसे उनको शेयर करने चाहिए, उस तरह सोचेंगे ही नहीं. और फिर लोकेशन यूजुअली फोकस ग्रुप की जो होती है वो फैसिलिटी होती है कोई, या होटल, एनवायरनमेंट ओपन रहती है. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि ऐसा ना लगे कि हम किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, किसी ऑफिशियल फॉर्मल बिल्डिंग के अंदर और उस कमरे के अंदर मीटिंग रूम में कहीं बैठे हुए फंस के. एक ओपन से एनवायरनमेंट और रेगुलर उनकी कहीं की जो वर्किंग एनवायरनमेंट उससे जरा डिफरेंट होती है, ताकि जरा एक ओपन माइंडेडनेस उसके अंदर आ जाए. और आमतौर पर इसकी रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो की जा रही होती है. ऑडियो भी सिर्फ की जा सकती है और ऑडियो वीडियो दोनों भी की जा सकती है. मॉडरेटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? गुड मॉडरेटर की, अ फ्रेंडली लीडर. ठीक है, व्यूड नॉट डायरेक्शनल, डिक्टेटोरियल या थ्रेटनिंग, लाइक टॉक, एलिसिट ऑनेस्ट रिस्पॉन्स. ठीक है, फर्म हो लेकिन काइंड हो. ऐसा ना लगे कि वो डिक्टेट करवाना चाह रहा है किसी चीज, उनको कहीं लीड कर रहा है, कहीं लेकर जा रहा है. ठीक है, वो जरा फ्रेंडली लीडर की तरह एमर्ज होगा. ठीक है, नॉलेजेबल बट नॉट ऑल नोइंग. ठीक है, तो अगेन अगर वही सब कहेगा जी अपना नॉलेज झाड़ता है कि मुझे ये पता है, इसके अंदर ये इस तरह, ये इस तरह है, तो फिर वो अपनी चीजें शेयर नहीं करेंगे, ये बहुत नॉलेजेबल, हमें कुछ नहीं करना, बोलना चाहिए. वो बताएगा कि मुझे कुछ नॉलेज है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मैं ऑल नोइंग हूं, मुझे सब पता है. ठीक है,
has some knowledge but not an expert, he needs to know not to be questioned, ठीक है। देन क्विक लर्नर होना चाहिए, एब्जॉर्ब क्लाइंट ब्रीफिंग, अंडरस्टैंड एंड लीड द ग्रुप डायरेक्शन। गुड लिसनर होना चाहिए कि एक्सीलेंट मेमोरी हो उसकी और चीजें याद रखे और बातें याद रख के आगे के क्वेश्चंस डेवलप करता रहे। और ये फैसिलिटेटर होना चाहिए, परफॉर्मर नहीं हो चाहिए, बीच में खुद से अपने लुक में ना दे, अपनी तरफ से चीजें ऐड ना करे, उनसे कहे कि तुम बताओ कुछ मुझे, ठीक है। तो प्रमोट डिस्कशन नॉट डोमिनेटेड, के वो खुद कहे जी मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ये सुनो, तो वो डिस्कशन को प्रमोट के तुम बोलो, आपस में बोलो, नॉट एक्स्ट्रा ह्यूमर के, ह्यूमर जरूरी भी है लेकिन सिर्फ ह्यूमर की तरफ ही ना लगा रह जाए, ठीक है। इसी तरह से एनकरेजिंग टू अनरिस्पॉन्सिव मेंबर्स के जो नहीं बोल रहे उनको एनकरेज करे कि यार तुम भी बोलो, तुम भी बताओ क्या तुम्हें लगता है इसके बारे में। और फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज द क्वेश्चन आफ्टर प्लानिंग इफ नीडेड। इस तरह से परमिसिव होना चाहिए, येट अलर्ट एंड फोकस्ड होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, पर्सनली इन्वॉल्व इन द डिस्कशन सिमुलेटिंग, ठीक है। और सेंसिटिव होना चाहिए टू गाइड एट इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल के, जहां कहीं इंटेलेक्चुअल इमोशनल बात आ जाए तो उसके अंदर उसको हेल्प आउट भी कर सके। और फोकस ग्रुप कंडक्ट किस तरह किया जाता है? फर्स्ट यू डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चीज आप जानना चाह रहे हैं, फोकस ग्रुप से क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। फिर उस प्रॉब्लम को आप प्रोजेक्ट करेंगे और डिफाइन करेंगे उस प्रॉब्लम को, सो ये प्रोजेक्ट एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फोकस ग्रुप, के फोकस ग्रुप क्या ढूंढेगा, फोकस ग्रुप ने इसमें से क्या चीज डिस्कवर करके देनी है हमें, ठीक है। फिर हम डेवलप करते हैं स्क्रीनिंग क्वेश्चंस के, स्क्रीनिंग के लिए क्या क्वेश्चंस यूज किए जाए लोगों को स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। और फिर हम रिक्रूट करते हैं फोकस ग्रुप के मेंबर्स को, और उनकी रिक्रूटमेंट के बाद वी डेवलप द मॉडरेटर्स आउटलाइन, के मॉडरेटर किन बेसिस के ऊपर, किस आउटलाइन के ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछेगा या उनसे डिस्कशन करवाएगा। एंड देन वी कंडक्ट द फोकस ग्रुप, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और उन टेप्स को हम रिव्यू करते हैं, फिर रिव्यू द टेप्स एंड एनालाइज द डेटा, कि उन्होंने क्या कहा, कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, कौन सी इंपॉर्टेंट क्यूज थी, किस बात के ऊपर उन्होंने खुल के एक्सप्लेन किया चीजों को। एंड देन वी समराइज द फाइंडिंग्स, के इसके अंदर से हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फाइन, थैंक यू एवरीवन। ओके क्लास, बट आई थॉट कि मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, फिर हम अगले टॉपिक से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो अभी इस फोकस ग्रुप को हम कंक्लूड करके ही आगे चलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एन ऑनलाइन फोकस ग्रुप? तो फोकस ग्रुप ऑनलाइन भी किया जा सकता है, बेसिकली तो आपको डिस्कशन ही एनकरेज करनी है ना, तो देयर कुड बी एन ऑनलाइन फोकस ग्रुप। So apart from traditional focus group, it can be conducted online. Size of the focus group is usually 4 to 6, and it can be conducted anywhere in the world. It continues to you say it continues for about an hour or so, and group dynamics are limited. It is you can say unexpensive as compared to traditional focus group, but the data gathered through conventional focus groups are more valuable than online focus groups. तो ये बात फैक्ट है कि कन्वेंशनल वाला जो डेटा होता है वो ज्यादा बेटर होता है। Now the advantages of the focus group. तो फोकस ग्रुप के एडवांटेजेस क्या हैं? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ फोकस ग्रुप। सबसे पहले साइनर्जिज्म, ठीक है, कि सेवरल पीपल पुट टुगेदर टू प्रोड्यूस द इन्फो, ठीक है। देन स्नोबॉलिंग होती है, एक बंदे की बात से दूसरे बंदे की बात निकलती है, और उससे तीसरे की बात निकलती है, एक नई चीज डिस्कवर हो जाती है। पर्सन्स कमेंट्स ट्रिगर चेन रिएक्शन। इसी तरह से सिक्योरिटी के ग्रुप सिक्योरिटी मिल जाती है उनको, जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो फील्स फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, के पूरा ग्रुप भी इसको शेयर कर रहा है ओपिनियन को, तो हम भी बोल सकते हैं। अगर इंडिविजुअल तो उसको लगे पता नहीं लोग मेरी बात से एग्री करते भी हैं कि नहीं करते। फिर स्पॉन्टेनिटी भी आ जाती है, स्पॉन्टेनियसली नॉट प्लान्ड एक्यूरेट, जो उनके होते हैं ना कि प्लान नहीं किया उसने जवाब को, स्पॉन्टेनियसली नहीं मुझे तो लगता है ये आपने ये कहा उसके रिस्पॉन्स में मुझे ख्याल है कि ये तो इस तरह भी हो सकता है, तो नई चीजें स्पॉन्टेनियसली डेवलप होकर आती हैं। और स्पीड होती है, क्योंकि आइडिया जनरेशन की स्पीड इस केस में बढ़ जाती है, क्योंकि इतने लोग होते हैं तो नए नए आइडियाज इमर्ज होकर आ रहे होते हैं, नई नई चीजें निकल के आती हैं। क्लाइंट ग्रुप को ऑब्जर्व कर सकता है, वन वे ग्लास के थ्रू जो है ग्रुप को ऑब्जर्व किया जा सकता है और उनकी बातों को एनालाइज किया जा सकता है। इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंज विद द सिचुएशन, कि अगर सिचुएशन चेंज हो तो वो डायरेक्शन उसकी चेंज की जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या है? मिस जजमेंट हो सकती है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है ना, क्योंकि आप खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं तो मिस जजमेंट की जा सकती है। सो ट्रेन मॉडरेटर की बहुत जरूरत है, अगर ट्रेन नहीं होगा तो मिस जजमेंट हो जाएगी। कॉस्ट जरा ज्यादा होती है पर पार्टिसिपेंट, कॉस्ट इसकी हाई हो जाती है, क्योंकि अपने पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ ना कुछ अगर पे कर रही हैं, या फिर बाकी रिकॉर्डिंग एंड उसका एनालिसिस और फैसिलिटी अरेंज की हुई है, कुछ चाय पानी भी अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर सैंपल जो होता है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा होता, थोड़े से लोग होते हैं। और फिर मॉडरेशन करनी पड़ती है जो कि डिफिकल्ट है, अगेन एक्सपर्ट बंदा हायर करना इसके लिए बहुत जरूरी है। और डोमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स हो सकती है, कि कुछ मेंबर जो होते हैं वो कंट्रोल कर रहे हो मॉडरेटर को या ग्रुप को, सो एक कंट्रोल ऑफ द मॉडरेटर उस पूरे ग्रुप के ऊपर इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अब एप्लीकेशन ऑफ फोकस ग्रुप
इन मार्केटिंग रिसर्च कि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर फोकस ग्रुप को अप्लाई किस तरह किया जाता है. You can say focus group can be used in almost any situation requiring some preliminary understanding and insight. Focus group can be used in marketing research to address issues like developing copy for advertisement, obtaining an impression about price of the product, new product concept testing, understanding consumer perceptions, preferences, purchase behaviors, finding new ideas about all products, generating hypothesis for the research, or do nots, yeah, do's, yeah, do nots about focus group. So be sure to get the right people in the group. Avoid judging participants on physical appearance. With focus group, few is better than many. Never do focus groups without planning. Okay? Never lose sight of the objective of the research for which the focus group is being conducted. Then hire a trained and qualified moderator and then compute the report and submit it quickly. ठीक है, ताकि कुछ चीज मिस ना हो जाए उसमें से. Later on, we'll discuss descriptive research design. For that's it for this lecture. Thank you.